ये देश आपके हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, उसके बाद आपका जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद इधर आप देखिए यूके हो गया, यूएसए हो गया, यूके, यूएसए, रसिया, यूरोपियन यूनियन एक आपका समूह हो गया। उसके बाद ब्राज़ील, तुर्की, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, कोरिया और आपका कनाडा और मैक्सिको, ये आपके 19 देश और एक यूरोपियन समूह हो गया। तो कुल मिलाकर ये 20 लगभग 19 देश और एक समूह का मिलाकर G20 है। इसकी स्थापना हुई क्यों, तो वो देखते हैं। तो हुआ ऐसा था कि अच्छा, इसका उद्देश्य सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। पहले जो इसका प्रारंभिक उद्देश्य था वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। और क्यों बनाए रखना, आखिर कारण इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, तो उसका ये हुआ था, रसिया का विघटन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1990 दशक का जो दौर है वो ऐसा है जिसमें लगभग ज़्यादातर देशों ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया। इससे जो प्रभाव पड़ा वैश्विक दुनिया पर, विश्व पर पड़ा, वो ये पड़ा कि जो सीमाएं हैं वो टूट चुकी थी। अब क्या हुआ कि पहले सारी अर्थव्यवस्थाएं या ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो बंद थी। अब उसमें क्या होता था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी देश पर कुछ होता था तो उसका प्रभाव उसी देश पर पड़ता था। अब क्या होने लगा कि अब अगर कोई भी दिक्कत किसी देश में आ रही है तो उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया और लिबरलाइजेशन ये सब बढ़ गया। तो अब जब एक देश का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ रहा है तो क्यों ना सभी देश को मिलकर, या जो जिम्मेदार देश हैं या जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उन सभी को मिलकर एक जिम्मा उठाया जाना चाहिए और एक विधिवत रूप से मीटिंग होनी चाहिए, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्या दिक्कतें चल रही हैं, आखिर उनका समाधान कैसे किया जा सके। तो इसलिए G20 की स्थापना हुई। ये शायद 1999 हाँ, जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। तो इस तरह से इसकी स्थापना हुई। तो इसका पहले तो जो प्रारंभिक ध्येय था इसका, वो ये था सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना। धीरे धीरे ये आगे बढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। उसके बाद ये क्लाइमेट चेंज की ओर भी आगे बढ़ा। उसके बाद ये जो हमारी जेंडर इक्वलिटी है उसकी भी बात कर रहा है, टेररिज्म की भी बात कर रहा है। और फिलहाल जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो प्रभावित किसी भी देश को या पूरे वैश्विक समुदाय को करते हैं, उन सभी की बात G20 करता है, क्योंकि G20 ही जिम्मेदार देश हैं। G20 मतलब जो सभी ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऐसे देशों का जो समूह है वो है। और जैसा कि आप लोगों ने मार्क्स को पढ़ा होगा, तो मार्क्स हमेशा कहता है कि केंद्र में हमेशा अर्थव्यवस्था होती है। अगर आपके पास धन है तो आप सारी चीज़ें आराम से कर लेंगे। हम लोग कभी क्लाइमेट चेंज पर मीटिंग देखते हैं या फिर जेंडर इक्वलिटी की कोई मीटिंग देखते हैं, तो वो बातें होती हैं, वो सिग्नेचर होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन के लिए तो रुपए लगेंगे ना। तो रुपए कहाँ से आएगा, रुपए ये बड़े देशों के पास है। तो कहीं ना कहीं अगर सारे जो जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका अगर समाधान चाहिए तो उसका तो एकमात्र जो समाधान है वो रुपए है। तो इसलिए जो G20 है वो 20 जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले उनका देश है। दूसरा G20 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2/3 जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व की वो G20 में शामिल है, और लगभग 80% जो GDP है वो G20 में शामिल है। उसके अलावा पूरे जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो $95 ट्रिलियन है। अकेले ये 19 देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो $75 ट्रिलियन है। इससे आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। और इसका शायद 85% या शायद 75% जो व्यापार है, वैश्विक व्यापार, उस पर इसका दबदबा है G20 का। तो इस लिहाज से देखा जाए G20 काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे G20 की अध्यक्षता भारत को ऐसे समय में मिली है जब रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, और जो कोविड-19 है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो सारे देश एक तरह से सारे देशों की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है, सारे देश एक तरह से बदहाल स्थिति में, ऐसे समय भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। साथ ही जैसा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वार्न कर रहा है कि फूड जो सिक्योरिटी है उस पर खतरा है। तीसरा एक खतरा ये भी है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो रिसेशन और इन्फ्लेशन तो आजकल ज़्यादातर देशों में बना हुआ है, और रिसेशन की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में, इतने कठिन समय में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। तो ऐसे समय में जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है तो भारत ने इसके लिए जो एक कोट अपना मतलब तैयार किया वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और भारत का जो ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, वो हमेशा से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो
इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत अपने इस G20 की अध्यक्षता में पूरे विश्व की बात कर रहा है, पूरे विश्व के अधिकारों की, पूरे विश्व के हित की बात करेगा। अब देखते हैं चुनौतियां क्या हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं इसमें। तो चुनौतियों के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि पेंडेमिक आ चुका है, कई देशों में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, कई बड़े देशों ने, विकसित देशों ने छोटे देशों को कर्ज दिया था, अब वो ब्याज चुका नहीं पा रहे हैं, तो उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एक मंच पर उन दोनों को कैसे बैठाया जाए, कैसे सहमत किया जाए, किस तरह से किया जाए, तो एक चुनौती सबसे बड़ी ये है। दूसरी चुनौती जो अभी हम लोगों का अभी क्लाइमेट चेंज पर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया था कि जो $100 बिलियन है वो हम लोग छोटे देशों को और गरीब देशों को देंगे, तो आज तक दिया नहीं है, या फिर उसे देने के लिए कोई एक अच्छा कदम नहीं उठा पाया। तो उसे देने के लिए हम लोग सारे देशों को कन्विंस कैसे कर पाएंगे, एक ये भी चुनौती है। दूसरी जो चुनौती है वो ये है कि जो 20 देश हैं, बड़े भले वो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन उनके विचारों में विविधता बहुत है, और उनके यहाँ की जो सरकार है, कोई तानाशाही सरकार है, कोई किसी तरह की सरकार है, और उनकी आइडियोलॉजी में भी काफ़ी विभिन्नता है, तो एक मत नहीं हो पाता है। तो भारत जैसा देश कैसे इन लोगों को एक मत पर ला सके, क्योंकि सारे निर्णय इसमें जो होते हैं वो आम सहमति से होते हैं। यही कारण है कि G20 आम सहमति से निर्णय होते हैं, इसलिए किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि विविधता ज़्यादा है। तो यहाँ पर ईस्ट और वर्सेस वेस्ट भी चलता है। दूसरा, यहाँ पर अब रसिया, चाइना जैसे घुर विरोधी देश हैं, दूसरी तरफ वेस्ट का डोमिनेंट वाला यूरोपियन यूनियन भी है, अमेरिका भी है, इस तरह के देश भी हैं। तो किसी एक मुद्दे पर इन दोनों को कन्विंस कर पाना ये भी बड़ी मुश्किल की बात है। एक जो बड़ी मुश्किल की बात है, जो चुनौती वाली बात है, वो ये है कि अगर देखा जाए तो टेररिज्म बढ़ ही रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ ही रहा है, तो इन चीज़ों को कैसे किया जाए टैकल, तो ये भी एक चुनौती की बात रहेगी। दूसरी, खुद भारत के लिए एक चुनौती की बात है, वो ये है कि जैसा कि मोदी जी ने बाली में जब समापन हुआ था तो कहा था कि जो उन्होंने कुछ बातें कही थी अपने 5 मिनट के वीडियो में, उन्होंने कहा था कि हम लोग सतत विकास पर बात करेंगे, उन्होंने कहा था हम जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, भारत महिला सशक्तिकरण की बात करेगा या भारत महिला समानता की बात करेगा, लेकिन खुद ही अपने देश में अगर देखा जाए कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है, और वैश्विक स्तर पर जो इंडेक्स निकलते हैं कि भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो उसमें भारत की स्थिति बिल्कुल ख़राब होती है। तो ये एक चुनौती तो है ही। और उसके अलावा अगर क्लाइमेट चेंज की भारत बात कर रहा है, सतत विकास की भारत बात कर रहा है, जो हमारे मतलब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कार्बन का उत्सर्जन करने वाले देश जो हैं 4-5, उनमें भारत भी शामिल है। ये भी चुनौती की बात है। एक चुनौती की जो सबसे बड़ी बात है वो ये भी है कि अभी तक अब भारत केंद्र में आ गया है, G20 की अध्यक्षता करते हुए ही केंद्र में आ गया है, और G20 का अध्यक्ष ही जो वॉर हो रहा है उसमें एक साफ साफ स्टैंड नहीं ले रहा है। ये एक बात कहना बहुत आसान है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार, लेकिन सीधा सीधा क्रिटिसाइज करना या सीधा सीधा ये कह पाना कि रसिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, रसिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसमें अभी तक भारत ने कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की है। ऐसे में जब वो केंद्र में आ गया है, जब वो कुर्सी पर अध्यक्षता की बैठ रहा है, तो उसे कोई ना कोई मतलब अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे में वो किस तरह से मतलब अपनी क्या कर पाएगा, तो ये उसके लिए एक मुश्किल की बात रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें संभावनाएं भी काफ़ी हैं। संभावनाएं ऐसी हैं कि भारत ऐसे समय में इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है जिस समय लाल किले से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, दूसरा कहा था कि 2050 तक हम विकसित देश बनना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक तरह से इन दोनों जो उनके लक्ष्य हैं उनको भुनाने का एक शानदार अवसर है भारत के लिए। इस लिहाज से भारत के लिए संभावनाओं भरा पल है। दूसरा इसलिए भी संभावनाओं भरा पल है कि जो जितने भी बड़े विकसित देश हैं उनके साथ जैसे भारत कार्बन का ज़्यादा उत्सर्जन करता है, तो भारत चाहता है कि हम लोग जैविक ईंधन को बढ़ावा दें, हम लोग सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दें। तो इस तरह से भारत कई नई नई टेक्नोलॉजी खरीद सकता है, कई नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हो सकता है। इस तरह से भी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि बताया गया है कि एक बार भारत G20 देशों को एक तरह से लीडरशिप की अगर अपनी क्षमता दिखा दी, तो बाद में जो अपने दावे करता है कि हमें UNSC में परमानेंट सीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह की बातें करता है, तो उसके लिए एक जिम्मेदार और उसके लिए एक तरह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके रूप में सामने आएगा। ठीक है, तो ये भी एक संभावना वाली बात है।
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो हमेशा इस चीज़ को लेकर चली है, गांधी जी की उस विचारधारा को लेकर। गांधी जी ने कहा था कि कभी भी आप कोई निर्णय लें तो निर्णय लेते समय उस दीन दुखी व्यक्ति के बारे में सोचिए, मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे आपने सबसे ज़्यादा दीन दुखी देखा, और फिर सोचिए कि जो मैं निर्णय ले रहा हूँ क्या उस निर्णय से उस व्यक्ति को कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो भारत हमेशा इस नीति पर चला है, और G20 की अध्यक्षता करते समय भारत उन अफ्रीकन देशों के बारे में भी सोचेगा, उन गरीब देशों के बारे में भी सोचेगा जिसके बारे में अभी तक नहीं सोचा गया था। तो भारत विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत एक पुल के समान है, एक तरफ वो SCO में शामिल होकर रसिया चाइना के भी करीब है, एक तरफ क्वाड में शामिल होकर वो वेस्टर्न कंट्रीज के भी करीब है। तो एक भारत पुल के समान है। भारत एक ऐसा पुल है जो अफ्रीका को भी जोड़ सकता है, जो बड़े बड़े विकसित देशों को भी जोड़ सकता है। तो इस तरह से भी संभावनाओं से भरा देश है। दूसरा, जो इसमें हेड ऑफ मीटिंग्स मतलब हेड ऑफ स्टेट की जो मीटिंग्स होती हैं, लगभग उसमें कई जो हेड हैं वो आते हैं ऐसे। और दूसरा क्या है कि जैसे भारत में इस बार हो रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो 200 स्थानों पर लगभग, मतलब कई सारे 50-60 स्थानों पर लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंग आयोजित की जाएंगी। भारत ने इतनी खूबसूरत तरीके से इन सारी मीटिंग्स को समायोजित किया है कि भारत की विविधता के दर्शन सारे देशों को करा दिए जाएं। तो कहीं साउथ की तरफ करा रहा है, कहीं जम्मू कश्मीर की तरफ करा रहा है, कहीं बनारस की तरफ करा रहा है। तो सारी संस्कृति जो है, सारी विविधता जो है वो पूरे विश्व के सामने रख रहा है। तो इससे हमारा टूरिज्म प्रमोट होगा, इससे हमारी डाइवर्सिटी पता चलेगी, इससे हमारा कल्चर जो है, जो हमारा हेरिटेज है वो पूरे विश्व के सामने आएगा, इससे हमारा टूरिज्म प्रमोट होगा। तो इस लिहाज से भी भारत के लिए गर्व की बात है और भारत के लिए संभावनाओं भरा पल है। तो अगर देखा जाए मतलब इस तरह से G20 के जो भारत को अध्यक्षता मिली है, उस अवसर को भारत को भुनाने का समय है। इस G20 की अध्यक्षता करते करते भारत को अपने जो वसुधैव कुटुंबकम वाला विचार है कि संपूर्ण विश्व ही परिवार है, और कहा ही गया कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और मोदी जी ने जैसा कि कहा भी है कि जो विकास है उसका लाभ सर्वस्पर्शी हो और सर्व समावेशी हो, कि सभी को छुए और सभी का समावेशन करे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो अछूते देश हैं, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो भूटान, नेपाल की भी बात करेगा, मोरक्को और छोटे छोटे देशों की भी बात करेगा। तो इस लिहाज से भारत की ये अध्यक्षता मिलना भारत के लिए अच्छी चीज़ है और विश्व के लिए कल्याण की बात है। तो बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि भारत अपनी अध्यक्षता के समय सारे देशों का प्रतिनिधित्व करे, सभी विश्व को एक परिवार समझकर प्रतिनिधित्व करे। और जो बंटवारा है, जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि अब विश्व में ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, अब ये होना चाहिए कि वन वर्ल्ड। ठीक है, तो वन वर्ल्ड की बात करें, वन फैमिली की बात करें, वन अर्थ की बात करें, और अपनी अध्यक्षता से कुछ प्रोडक्टिव हो, कुछ एक्शन ओरिएंटेड हो और कुछ एम्बिशियस हो, और निर्णय को लेकर हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हमारी पृथ्वी और ज़्यादा सुंदर बने, हमारी जो व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो काफ़ी सुदृढ़ हो। इन्हीं के साथ धन्यवाद। शानदार शानदार।